नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता राग। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। राजस्थान सरकार की ओर से 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में भारत और अन्य कई देशों के बड़े कारोबारी शामिल होने वाले हैं। इस समिट राजस्थान के इन्वेस्टमेंट के लिए आयोजित किया जा रहा है। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सीतापुरा स्थित JERCC में होने वाले इस इवेंट की तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं। संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से संभल हिंसा के दौरान मारे गए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दे। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, संभल में हुई हिंसा पर भाजपा सरकार और प्रशासन की नाकामयाबी से अपनी जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यूपी सरकार मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दे। प्रियंका गांधी सांसद बनने के बाद आज पहली बार केरल के वायनाड पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने यहां रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से अडानी मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा, संविधान कहता है कि सभी लोगों को एक साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय से अलग व्यवहार किया जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भले अमेरिका में केस चले, भारत में हम उन पर केस दर्ज नहीं करेंगे। संभल में 10 दिसंबर तक BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है। संभल के DA डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने आदेश दिया है। इसके तहत संभल में एक साथ 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। हालांकि संभल में 5 दिनों के बाद शुक्रवार को इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई थी। बता दें, संभल में एक मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद से ही यहाँ पर हालात तनावपूर्ण बने हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान समेत 3 सांसदों को आज नेशनल हाईवे 9 पर रोका गया। जियाउर रहमान के अलावा इकरा हसन समेत सपा के अन्य नेता भी शामिल हैं। वो दिल्ली से आ रहे थे। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान को भी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे रोक दिया। रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह को भी पुलिस ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे रोक दिया है। कोलकाता के एक अस्पताल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में बड़ा फैसला लिया है। मानिकतला के JNN रे ने कहा कि बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेगा। अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा, हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, अनिश्चित काल तक हम किसी भी बांग्लादेशी मरीज का इलाज के लिए भर्ती नहीं करेंगे। तिरंगे का अपमान किए जाने के कारण कोलकाता के इस अस्पताल ने ये फरमान सुनाया है। उन्होंने शहर के अन्य अस्पतालों से भी ऐसा करने की अपील की है। कांग्रेस ने हरियाणा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए थे। इन सवालों के बाद चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस के प्रतिनिधित्व मंडल को आमंत्रित किया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन को शाम 5 बजे चर्चा के लिए बुलाया है। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। भोपाल में मिंटो हॉल के बाहर शनिवार को वक्फ बोर्ड हटाओ भारत बचाओ के पोस्टर लगाए गए। मिंटो हॉल के बाहर लगाए गए पोस्टर पर किसी व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं लिखा हुआ है। फिलहाल पोस्टर किसने लगाया है, इसका खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने बैनर का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे CCTV कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है। एक बार फिर से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। ये 18वीं बार है जब उन्हें ऐसी धमकी मिली है। धमकी पाकिस्तान के एक नंबर से WhatsApp से आई है। मैसेज के साथ 7 सेकंड का एक बम विस्फोट वाला वीडियो भी भेजा गया है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में शनिवार को एक निजी बस के सड़क पर पलट जाने से 3 महिला और एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य 21 लोग घायल हुए हैं। इस मामले पर पुलिस अधिकारी ने बताया, खरगोन अलीराज तेज रफ्तार से जा रही थी। तभी दोपहर में जिला मुख्यालय के करीब 42 किलोमीटर दूर सेंग गांव के पास जीतरपुर क्रॉसिंग पर चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया, जिससे बस सड़क पर पलट गई और 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ मकोला लाया है। अब तक इस मामले में 26 लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अब तक कथित मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम समेत 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में सख्त मोका के प्रावधान लागू किए गए हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोका के तहत पुलिस के सामने दिए गए बयान अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार है।
ईडी ने 29 नवंबर को पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा के घर पर छापा मारा। उन पर यह आरोप है कि वो मोबाइल व्हाट्सएप ऐप के जरिए अडल्ट कंटेंट का सर्कुलेशन कर रहे थे। ईडी का छापा पड़ने के एक दिन बाद ही राज कुंद्रा ने बयान जारी कर दिया। राज कुंद्रा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मैं पिछले 4 साल से जांच में सहयोग कर रहा हूं और जहां तक पोर्नोग्राफी और मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल है तो सनसनी बातों से सच छुप नहीं जाएगा। आखिर में न्याय की ही जीत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पीबीसी चैंपियंस ट्रॉफी इसको लेकर यूएई से बात करेगी। टीम इंडिया के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर होने हैं, लिहाजा भारत अपने मैच यूएई में खेल सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर फाइनल फैसले की जानकारी जल्द ही आधिकारिक रूप से आ सकती है। कनाडा की एक अदालत ने पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदुल्ला को $30,000 के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। आपको बता दें, अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी 2025 को होगी। खालिस्तान टाइगर फोर्स की कमान संभाल रहे अर्शदुल्ला को कुछ दिन पहले ही कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कसीम ने कहा, इजराइल के खिलाफ उनकी बड़ी जीत हुई है। शुक्रवार को एक टीवी भाषण में नईम कसीम ने लेबनान की हालिया युद्ध में इजराइल को झुकने पर मजबूर करने का दावा किया है। नईम कसीम ने कहा, हिजबुल्लाह के प्रतिरोध को जारी रखते हुए इजराइल को घुटने पर ला दिया और समझौता करने पर मजबूर किया। कसीम ने कहा, हिजबुल्लाह ने 2006 के बाद एक बार फिर से लेबनान में इजराइल को हराया है। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।